प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मा प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मा राम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की और इसकी मुख्य प्रवृत्ति सामाजिक सुधारों की थी। वस्तुतः 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली का गठन हुआ जो ब्रह्म समाज का एक अंग था। इसी से होकर प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ। प्रार्थना समाज से महादेव, गोविंद रानाडे एवं भंडारकर जैसे विद्वान जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज का निम्नलिखित उद्देश्य था: जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लड़के एवं लड़की के विवाह की आयु में वृद्धि करना, छुआछूत की समाप्ति एवं दलित जाति की दिशा में सुधार के लिए कार्य करना। हेनरी विवियन डेरियोजो एवं यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरियोजो एक एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण बुद्धिजीवियों के माध्यम से भारत में समाज सुधार एवं आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया। डेरियोजो एक दार्शनिक, कवि, शिक्षक एवं पत्रकार थे तथा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने प्राचीन परंपराओं एवं रीति रिवाज का विरोध किया और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रशासन के भारतीयकरण तथा पश्चिमी शिक्षा पर पद्धति और नारी मुक्ति पर बल दिया। यंग बंगाल आंदोलन आम जनता को आकर्षित नहीं कर सका और अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका क्योंकि इसके सदस्य पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित युवा थे जिन्होंने भारतीय परंपरा की समझ नहीं थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 इसकी स्थापना महादेव, गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव ने की। इसका सम्मेलन प्रति वर्ष होता था और इसकी हत्या पहला सम्मेलन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समान सुधार की शाखा थी और इसने सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सोशल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, बहुपत्नी विवाह प्रथा का विरोध करना था। बाल विवाह के लिए इसमें एक याचना अभियान चलाया जिसमें लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे बाल विवाह न करें। सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन। लक्ष्य क्या था कि मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण करना, साधन विकल्प आधुनिक शिक्षा देना, मुस्लिम संपन्न जमींदार वर्ग का सहयोग लेकर आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। यह जमींदार वर्ग आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीन था अतः इस वर्ग ने सहायता नहीं किया। ब्रिटिश सरकार का सहयोग लेकर मुस्लिम समाज अनेक आधुनिक शिक्षा का प्रसार करता। सैयद अहमद खां ने यह विकल्प चुना। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के परिप्रेक्ष्य कुरान में विश्वास रखते हुए उसकी आधुनिक व्याख्या पर बल देते थे। उनका लक्ष्य मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन को दूर करना था। इसके लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया और इसी क्रम में मुस्लिम रूढ़िवादी प्रथा का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं, पुरोहितों एवं फकीरों के लिए कठोर शब्द कहे। उन्होंने हज करना, मस्जिद बनाना, ज़कात बांटना, धार्मिक दान जैसे कार्यों को अल्पकालीन अच्छाई बताया और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना दीर्घकालीन अच्छाई। सर सैयद अहमद खान ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया। इसी क्रम में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जिसका प्राचार्य थियोडर बेक था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के पश्चात मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की दृष्टिकोण कठोर हो गया था। ऐसी स्थिति में सरकारी सहयोग मिलना कठिन था और इसके बिना मुस्लिम समाज का आधुनिक शिक्षा प्रबंध करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को राजनीतिक गतिविधियों की आलोचना की। सैयद अहमद खान ने 1883 ईस्वी में धार्मिक सहिष्णुता एवं बल देते हुए कहा कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं, गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं और भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। जीवन और मृत्यु में एक साथ रहते हुए भी हमारे निवास ने हमारा खून एक कर दिया है। हमारे शरीर के रंग एक हो चुके हैं। हमने एक दूसरे से रीति रिवाज को अपना लिया है और हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू का विकास किया है और जो न हिंदू की भाषा है और न मुस्लिम। हम लोग को प्रगति
हमारे परस्पर प्रेम और एकता पर निर्भर है। सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के अंतिम दौर में मुसलमानों को उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को दूर रखने पर बल दिया। इसी क्रम में उन्होंने ब्रिटिश समर्थित विचारधारा अपनाई। उनकी राजनीतिक विचारधारा इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश सरकार को हटाया नहीं जा सकता है, अतः सरकारी अधिकारियों की थोड़ी सी भी शत्रुता मुस्लिम शिक्षा प्रसार में बाधक न बन सकती थी, जबकि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना वक्त की ज़रूरत थी। सैयद अहमद खान का मानना था कि जब भारतीय भी विचार और कर्म से अंग्रेजों जैसे बन जाएंगे तो वे भी सफलता और विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने सभी भारतीय, विशेषकर मुसलमानों को सलाह दी कि वे ब्रिटिश विरोधी राजनीति से दूर रहें। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया। मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार को लेकर वे ब्रिटिश शासन के इस कदर समर्थक हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति का समर्थन करना आरंभ कर दिया। कुल मिलाकर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में आधुनिकीकरण का जो लक्ष्य बनाया वह सराहनीय है, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो साधन अपनाया अर्थात ब्रिटिश सरकार का सहयोग और मुसलमान शेष भारतीय से अलग रखना, वह एक गंभीर राजनीतिक त्रुटि मानी जाती है। इससे मुस्लिम अलगाव एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार देवबंद आंदोलन, सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन, कांग्रेस, ठीक है, सहयोगात्मक संबंध, विरोधी संबंध, परंपरागत इस्लाम के मूल्य, सहयोगात्मक संबंध, मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। देवबंद समाज आंदोलन के संस्थापक अब्दुल रशीद गंगोही एवं कासिम नरोखी थे। इसका स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर 1886 में हुआ था। इसका उद्देश्य परंपरागत इस्लाम की मान्यता एवं शिक्षा को बनाए रखना था, इसलिए यह ब्रिटिश शासन और पश्चिमी मूल्यों का विरोधी था। इसी आधार पर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। इसी आधार पर यह सैयद अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी, क्योंकि सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार और आधुनिक शिक्षा के समर्थन थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ देवबंद के सहयोगात्मक संबंध था, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध कर रही थी। आगे चलकर देवबंद स्कूल के सदस्य शिबली नुमानी ने 1894-95 लखनऊ में नदवा ताल उलम और दारुल उलम नामक संस्था की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श एवं हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। शिबली नुमानी ने शिक्षा पद्धति में आधुनिक ज्ञान विज्ञान को सम्मिलित करने पर बल दिया। वस्तुतः वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। बहावी आंदोलन, पश्चिमी विचार एवं प्रभावों के विरुद्ध मुसलमानों की सर्वप्रथम प्रक्रिया बहावी आंदोलन के माध्यम से सामने आई। यह इस्लाम में पुनर्जागरणवादी आंदोलन था, जो इस्लाम की परंपरागत मूल शिक्षा को बनाए रखना चाहता था। वस्तुतः अरब में के मुस्लिम संत अब्दुल बहाव इस्लाम के परंपरागत तत्वों को बनाए रखने पर बल रहे थे। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर भारत में भी इस्लाम के शुद्ध स्वरूप की स्थापना की गई। शाह वली उल्लाह 18वीं शताब्दी में प्रथम मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में आई गिरावट पर चिंता प्रकट की। इसके पश्चात शाह अब्दुल अजीज एवं सैयद अहमद बरेलवी ने उनके विचारों को बनाने। इसी क्रम में आरंभ में उनका टकराव पंजाब में सिखों से हुआ और 1831 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी संघर्ष करते हुए मारे गए। आगे चलकर जब 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय किया गया, तब बहावियों का संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और इस आंदोलन का केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन के नेता टीटू मीर थे और जो सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। इन्होंने बंगाल के मुस्लिम किसानों को नील उत्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध संगठित किया। फराजी आंदोलन 1838 ईस्वी में, बंगाल में इस आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। इनका उद्देश्य इस्लाम के शुद्ध स्वरूप को बनाए रखना था। इसके पुत्र दादू मियाँ बंगाल
कि किसानों को संगठित जमींदार एवं सरकार के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया। कादिया आंदोलन और अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन का शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर के कादिया नगर में हुआ था। अतः इसे कादिया आंदोलन का भी कहते हैं, जो उदार सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके नेता मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह बताते थे, साथ ही स्वयं को कृष्ण और मसीहा का अवतार भी कहते थे। इन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद संघर्ष बंद करने की बात कही और पश्चिमी उदारवादी विचारों और शिक्षा को बढ़ावा दिया। सत्यशोधक समाज 1837, इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज के नेता निम्न जाति से जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य सामाजिक सेवा का, स्त्रियों एवं निम्न जातियों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना था, जाति प्रथा की समाप्ति एवं सामाजिक धार्मिक समानता स्थापित करना था। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म, गुलामी, शिवाजी की जीवनी नामक पुस्तकें लिखी तथा विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन 1902, केरल में यह क्षेत्रीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत केरल में एक दलित इजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने किया था। इन्होंने कहा कि मानव एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर है। इसके शिष्य सादर आयर ने कहा कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई ईश्वर नहीं है। यह निम्नलिखित उद्देश्य है: शिक्षण संस्थानों में दलित समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना, सरकारी सेवा में दलितों की भर्ती करना, मंदिरों में दलितों का प्रवेश और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। बोकालिंगा संघ 1905, मैसूर में स्थापित बोकालिंगा संघ एक ब्राह्मण विरोधी था। निम्न जाति को अधिकार दिए जाने की मांग की गई। जस्टिस आंदोलन मद्रास में 1917 ईस्वी में CN मुदलियार और TM नायर एवं P त्यागी ने किया था। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जाति के विधायिका में, वस्तुतः यह दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ के नाम से जाना जाता है, जिसने जस्टिस नामक समाचार और जस्टिस आंदोलन के नाम आर्थ समान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया था। इन्होंने समाज में ब्राह्मणों की वर्चस्व को चुनौती दी और निम्न अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस आंदोलन में कहा गया कि धार्मिक कार्यक्रमों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और लोगों से अपील के विवाह के अवसर पर पूजा पाठ ब्राह्मण को आमंत्रित न करें। अब चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9